Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the central nervous system. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने क्लासिक नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन में देखा था कि पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है. We have been discussed that the whole nervous system divided into the two part. Number one, central nervous system, and second is that peripheral nervous system. तो स्टूडेंट, हमने क्या देखा था कि नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? इट इज साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? इट इज कंप्राइज्ड टू ऑल नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं वो सारी नर्व जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है. अभी नर्व होती है कितने टाइप की? दो टाइप की. कौन कौन सी? एक तो सेंसरी और दूसरी होती है मोटर. ठीक है, सेंसरी का कोई डिवीजन नहीं होता है. मोटर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक तो वॉलेंट्री और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड इज दैट इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें हमारी कुछ क्रेनियल नर्व्स आती हैं, कुछ स्पाइनल नर्व आती हैं, और हमारा जो इनवॉलेंट्री या फिर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें आता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब इन दोनों ही नर्वस सिस्टम की कुछ नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन से एसोसिएटेड है या विसरल ऑर्गन से एसोसिएटेड है. उसे हम बोलते हैं विसरल न्यूरल सिस्टम के नाम से जानते हैं या विसरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं. पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं दिया है, पर हमारी जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें इस विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया है. ठीक है, तो हमें बात करनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इट इज सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ये हमारी बॉडी का जितना भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आया है उसका जो प्रोसेसिंग होगा वो कहाँ होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा. ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS है वो एक तरह से कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है. ये हमारी बॉडी की जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है, बॉडी के को बैलेंस करता है. हम सही तरीके से खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, तो बॉडी बैलेंसिंग की वजह से है. आपने कई बार देखा ना, ज्यादा ड्रिंक करने से कुछ लोगों का बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो किस तरह से चलते हैं देखा होगा आपने. हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इनकी एक्टिविटी पे जो कंट्रोल है वो भी हमारा CNS करता है. हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन, देखिए हम होम्योथर्मल एनिमल हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी जो रेगुलेशन है वो किसका है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है. हमारी बॉडी में जो भूख और प्यास, हंगर और थर्स्ट से रिलेटेड जो सेंटर है वो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. सर्केडियन रिदम जो होते हैं, सर्केडियन रिदम से हमारा मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो 24 आवर्स के अंदर होती हैं जैसे कि सोना हो गया, खाना खाने का शेड्यूल हो गया. तो ये सब जितने भी हमारे ये जो सर्केडियन एक्टिविटी हैं बॉडी की, इनके ऊपर भी जो कंट्रोल होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है. इसके अलावा कई ढेर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो कंट्रोल होता है ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है. ठीक है, तो हमारा जो CNS है इट इज आल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन. हम जो देखते हैं उसका प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में होता है. हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट, इन सब का जो सेंटर है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है ये समझ में आ गया. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और इससे एसोसिएटेड जितने भी नर्व्स हैं
वो सब किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है इसका डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस समय हम क्या देखते हैं? उस समय हम ये देखते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर एक एक्टोडर्म से एक स्ट्रक्चर बनता है। एक्टोडर्म से एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूरल ट्यूब। और न्यूरल ट्यूब जो है बाद में जाकर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका डेवलपमेंट न्यूरल ट्यूब से होता है। तो न्यूरल ट्यूब का जो आगे वाला हिस्सा है वो ब्रेन बनाएगा, और न्यूरल ट्यूब का जो पीछे वाला हिस्सा है या न्यूरल ट्यूब का जो कॉर्डल हिस्सा है वो क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन का 70 to 80% पोर्शन जो होता है वो बच्चे जब 2 साल का होता है बच्चा तब तक डेवलप हो जाता है। हमारे ब्रेन का कंप्लीट डेवलपमेंट 4 से 5 साल की एज तक हो जाता है। उसके बाद ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ब्रेन का डेवलपमेंट कब तक हो रहा है? 4 to 5 ईयर तक हो रहा है। उसके बाद ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना। तो ब्रेन का डेवलपमेंट एक न्यूरल ट्यूब से होता है। न्यूरल ट्यूब का आगे वाला हिस्सा ब्रेन बनाएगा और पीछे वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। ये डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने देखा है। डिवीजन में हमने क्या देखा था कि नर्वस सिस्टम के 2 डिवीजन होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था कि सीएनएस से जुड़ी हुई जितनी भी नर्व्स हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो इन नर्व 2 तरह की, सेंसरी और मोटर। सेंसरी सीएनएस को इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हैं, सीएनएस से इंफॉर्मेशन ले जाने वाली मोटर हो गई। मोटर के 2 पार्ट में डिवीजन, एक तो एएनएस और दूसरा हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो स्केलेटल मसल्स को इंफॉर्मेशन लेके जाएगा वो सोमेटिक, और जो हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स को इंफॉर्मेशन लेके जाएगा वो हो गया हमारा ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के 2 डिवीजन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इट बिकम क्लियर। जो नर्वस सिस्टम विसरल ऑर्गन से एसोसिएट, ओनली विसरल ऑर्गन से एसोसिएट, वो कौन सा हो गया? हमारा विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा ब्रेन है। यदि हम डिसेक्शन करके ब्रेन को जब रिमूव करते हैं, आप लोगों को एमबीबीएस में करना ही करना है, तो ब्रेन हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है डिसेक्शन करने के बाद। तो ब्रेन का डिसेक्शन करना काफी टफ होता है क्योंकि हमें पूरा स्कल रिमूव करना पड़ता है, तब जाके ब्रेन को हम निकाल पाते हैं। तो ब्रेन देखिए, आपका ब्रेन जो है एक तरह से जो है किस तरह का दिखाई देगा? आप अंदाज लगाइए, आपको आपके ब्रेन किस तरह का दिख रहा है? तो ये वॉलनट की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो हमारा जो ब्रेन होता है इसका शेप किसकी तरह होता है बेटा? वॉलनट की तरह इसका शेप होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब किसके बारे में स्टूडेंट्स? ब्रेन के बारे में। आपने देख ही लिया कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह का दिखता है, ये देख लिया आपने स्टूडेंट्स। ये हमारा ब्रेन है। तो हमारे ब्रेन में 2 डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ब्रेन कुछ इस तरह का दिखता है स्टूडेंट्स। ब्रेन को जो जूलॉजी की लैंग्वेज है उसमें हम सिफेलॉन के नाम से जानते हैं। हमारा ब्रेन कहां प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन जो है इस स्कल के अंदर प्रेजेंट है। तो स्कल का वो पोर्शन जो ब्रेन के कवरिंग का फॉर्मेशन करता है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम के नाम से जानते हैं। तो स्कल का वो पोर्शन जो कि ब्रेन की कैविटी बना रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर वो कैविटी जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है उस कैविटी को हम क्रेनियल कैविटी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उस कैविटी को हम
क्रेनियल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट आवर ब्रेन सिचुएटेड इन द क्रेनियल बॉक्स और क्रेनियम। हमारा क्रेनियम बॉक्स या क्रेनियम जो है 8 बोन से मिलकर बना होता है। ये तो हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा हुआ है। कौन कौन सी 8 बोन है? सामने की साइड में फ्रंटल है, ठीक है। उसके बाद ऊपर कौन सी है? 2 पैराइटल बोन है, साइड में टेम्पोरल बोन है और पीछे की साइड में कौन सी है? ऑसिपिटल बोन है। हमारे ब्रेन का जो वेट होता है एक एडल्ट मैन के अंदर अप्रोक्सीमेट 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम वेट हमें देखने को मिलता है हमारे ब्रेन का। फीमेल के अंदर ब्रेन कंपेरेटिवली छोटा होता है। अब देखिए सिर देखो ना, मेल का और फीमेल के सिर में किसका सिर जो है या हेड किसका जो है बड़ा होगा, किसका छोटा होगा? नेचुरली मेल का हेड थोड़ा बड़ा होगा और फीमेल का हेड थोड़ा सा छोटा होगा। तो वेट भी उसी हिसाब से होगा। मेल का जो ब्रेन है उसका वेट जो है 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम होता है। और फीमेल का जो ब्रेन होता है उसका वेट जो है 1250 ग्राम समथिंग होता है, ठीक है। ब्रेन के बड़े छोटे होने से उसके इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कई बार कुछ बड़े ब्रेन वाले, कई बार देखा ना, कुछ लड़के पढ़ने में होशियार भी होते हैं, कुछ लड़के पढ़ने में बहुत गधे भी होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के बड़े छोटे होने से, वेट कम ज्यादा होने से इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमारे ब्रेन के अंदर क्या है? नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन है और अप्रोक्सीमेट हमारे ब्रेन के अंदर रफली 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एडल्ट ह्यूमन ब्रेन कंटेन रफली 86 बिलियन न्यूरॉन। इट बिकम क्लियर? तो ये हमारा ब्रेन है। अब हमारा जो ब्रेन होता है और स्कल, हमारा ब्रेन और स्कल के बीच में आपको कुछ कवरिंग देखने को मिलेंगे। इन कवरिंग को स्टूडेंट हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्रेन मेनिंजेस। अब स्टूडेंट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ब्रेन मेनिंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया वो पूरा का पूरा आपको समझ में आया ना? कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है। तो ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन्स of the connective tissue. These term as meninges और मेनिक्स, ठीक है। तो मेनिक्स या मेनिंजेस क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू के कवरिंग है जो कि ब्रेन को कवर्ड किए हुए रहते हैं। मेनिंजेस कितने हैं जरा देखो। ये हमारा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है? स्कल है और ये हमारा इधर ब्रेन है। ऊपर क्या है? स्कल और नीचे क्या है? ब्रेन। तो आप देखेंगे कि 3 कवरिंग है, 1, 2 और 3। किस किस के बीच में? स्कल और ब्रेन के बीच में। तो स्कल और ब्रेन के बीच में कितने मेनिंजेस होते हैं स्टूडेंट? 3 मेनिंजेस होते हैं। ये मेनिंजेस कौन कौन से हैं? चलो ठीक है, बताइए। तो इधर मान लीजिए स्कल है और उधर मान लीजिए ब्रेन है। तो कवरिंग देखो, सबसे बाहर का कवरिंग कौन सा होगा? ड्यूरामेटर। उसके बाद अंदर वाला कौन सा होगा? एरेक्नॉइड। और सबसे अंदर वाला कौन सा होगा? पायमेटर, ठीक है। तो ब्रेन के जो मेनिंजेस होते हैं वो 3 होते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायमेटर। पायमेटर बिल्कुल ब्रेन से चिपका हुआ रहेगा, ड्यूरामेटर हमारे स्कल से चिपका हुआ रहेगा। इट बिकम क्लियर? और इनके बीच में कुछ कैविटीज हैं। तो यहाँ पे कैविटी कितनी दिख रही है? 2 कैविटी दिख रही है। एक तो ये वाली कैविटी और एक ये वाली कैविटी। ऊपर वाली कैविटी को क्या बोला? सब ड्यूरल स्पेस। और नीचे वाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये नाम कैसे याद रखना है आपको? नाम याद रखने का बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। कैविटी का नाम हमेशा ऊपर वाली मेनिंजेस के नाम से जाना जाता है। किससे नाम जाना जाता है? ऊपर वाली कवरिंग से जाना जाता है। जैसे कि ड्यूरामेटर के नीचे वाला कैविटी सब ड्यूरल स्पेस, उसी तरह से एरेक्नॉइड के नीचे वाला कैविटी सब एरेक्नॉइडल स्पेस। इट बिकम क्लियर? ठीक है। और कई जगह पे हम क्या देखते हैं कि ड्यूरामेटर का जो होता है
वो एरेक्नोइड के साथ जो है फ्यूज हो जाता है और विली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एरेक्नोइड विली के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये ऊपर स्कल है और ये नीचे ब्रेन है। स्कल और ब्रेन के बीच में आप देखिए कवरिंग दिख रहे हैं। इन्हीं कवरिंग को हमने क्या बोला? मेनिंजेस के नाम से जाना। मैमल्स में 3 मेनिंजेस हैं। स्कल के साथ जो एसोसिएटेड है, इससे से ये स्कल है, स्कल ये स्कल दिख रहा है, ये क्रेनियम दिख रहा है ना आपको, ये क्रेनियम और ये हमारा ब्रेन। तो क्रेनियम के साथ एसोसिएटेड कौन सा हो गया? ड्यूरा मैटर। इट बिकम क्लियर? ये ब्रेन, इस क्रेनियम के साथ ये एसोसिएटेड कौन सा हो गया? ड्यूरा मैटर। बीच में ये कैविटी स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस हो गया ये। उसके बाद बीच में कौन सा कवरिंग हो गया? बीच में जो कवरिंग हो गया, इसे हमने बोला एरेक्नोइड मेम्ब्रेन। और एरेक्नोइड मेम्ब्रेन के नीचे का जो स्पेस है, इसे हम बोलेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस। और उसके बाद सबसे नीचे वाला पोर्शन जो कि ब्रेन के साथ चिपका हुआ है, इसे हम बोलेंगे पायमेटर। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो गया कि मेनिंजेस का नंबर होता है 3। ऑल मेनिंजेस मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू किसके बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। सबसे ऊपर वाला कौन सा है? सबसे ऊपर वाला ड्यूरा मैटर, बीच वाला एरेक्नोइड और अंदर वाला पायमेटर। ठीक है ना? मुझे याद नहीं होता तो मैं किस तरह से याद रखता हूं? DAP। किस तरह से याद रख सकते हैं? DAP बाहर का ड्यूरा मैटर, बीच का एरेक्नोइड और अंदर का पायमेटर। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, जहां पर हमारा ड्यूरा मैटर एरेक्नोइड के साथ एसोसिएटेड है, वहां पर क्या हो रहे हैं? वहां पर एरेक्नोइड विली का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर तैरता रहता है। उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो फॉर्मेशन होता है, तो ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है कोरोइड प्लेक्सिस। तो ब्लड से इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जाना चाहिए, ब्रेन में कोई ब्लड जाता भी नहीं है। ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है। तो हमारा पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक लिक्विड के अंदर तैरता रहता है, बायोन्सी रहती है स्टूडेंट्स। मतलब ब्रेन जो है कहीं भी किसी भी सॉलिड सरफेस को टच नहीं करता है, ये पूरा का पूरा एक लिक्विड के अंदर तैरता रहेगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर। ठीक है ना? उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड का नाम क्या है स्टूडेंट? CS है। कई बार मान लीजिए ब्रेन के आसपास का कोई कैपिलरी बस्ट हो जाता है और ब्लड थोड़ा बहुत ब्रेन के अंदर मिक्स पहुंच जाता है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज ब्रेन हेमरेज। और सीवियर ब्रेन हेमरेज होने पर पर्सन के बचने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है ना? तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये क्लियर हो गया। ठीक है? तो आउटर साइड का जो कवरिंग था उसे हमने क्या बोला था? ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर जो होता है, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। ये बहुत ही थिक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और नॉन इलास्टिक होता है स्टूडेंट्स। ये कोलेजन फाइबर का बना होता है और ये क्रेनियम से अटैच होता है। अपने को केवल इसमें इतना ही याद रखना है। ओके? ये देखिए, ये हमारा ब्रेन है। ये देखिए, ये जब हम बोन्स को अलग करते हैं, तो बोन को अलग करने के बाद जो हार्ड कवरिंग निकलता है, ये हार्ड कवरिंग क्या है? हमारा ड्यूरा मैटर। उसके नीचे वाला जो कवरिंग है वो कौन सा है? हमारा एरेक्नोइड। ठीक है? ये हमारे स्कल बोन्स हैं और ये आउटर साइड में हमको ये स्किन दिख रहा है। ठीक है? तो ये कवरिंग किस तरह के प्रेजेंट होते हैं, समझ में आ गया ना? ये और क्लियर डायग्राम में सबसे बाहर का ड्यूरा मैटर, बीच का एरेक्नोइड और अंदर का पायमेटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड के बीच का ये येलो कलर का स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस दिख रहा है आपको। ड्यूरा मैटर येलो कलर का, सॉरी, और हमारा जो ग्रीन कलर का कौन सा? एरेक्नोइड,
और इसके बीच में व्हाइट कलर का क्या दिखेगा आपको, सबड्यूरल स्पेस। उसी तरह से यहां पर देखिए एरेक्नोइड और पाई मैटर, ये अंदर पाई मैटर, ये एरेक्नोइड। पाई मैटर एरेक्नोइड के बीच में आपको जो स्पेस दिखाई देगा, दिस स्पेस विल बी सब एरेक्नोइडल स्पेस। और पाई मैटर जो होता है ये हमारे ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। इट बिकम क्लियर। तो एरेक्नोइड जो होता है ये मिडिल है, मिडिल लेयर है। ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना है ये भी, और ये केवल मैमल्स में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये नॉन वेस्कुलर लेयर है, ठीक है। और हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इसमें कुछ फोल्ड देखने को मिलते हैं। इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, एरेक्नोइडल विलाई। एरेक्नोइडल विलाई क्या करते हैं, सीएसएफ को एब्जॉर्ब करते हैं। सीएसएफ को बना कौन रहा था, मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे ब्रेन के अंदर कोरोइड प्लेक्सिस करके स्ट्रक्चर है, और ये कोरोइड प्लेक्सिस किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको कोरोइड प्लेक्सिस दिखाई देंगे, ये सीएसएफ को बनाते हैं। सीएसएफ कौन बनाएगा, कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है। और इसके अलावा सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, एरेक्नोइडल विलाई सीएसएफ को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आता है सबसे अंदर वाला, उसका नाम है पाई मैटर। पाई मैटर बहुत ही इनर मोस्ट लेयर है, थिन होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, और ये बहुत ही डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें आपको डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही हाईली वेस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। तो ये ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, क्लियर। अब मेनिंजेस में मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे जो डिसीज कॉज होती है, इस डिसीज को हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। और इस मेनिंजाइटिस डिसीज में बहुत भयंकर पेन होता है, बहुत तेज हेडेक देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सीएसएफ, जिसमें कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तैर रहा है, फ्लोट हो रहा है, वो एक्चुअली होता क्या है। तो सीएसएफ एक तरह से लिम्फ जैसे स्ट्रक्चर है। लिम्फ किसको बोला था, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड माइनस आरबीसी। तो जो भी कुछ मटेरियल हमको मिला था उसे हमने क्या बोला था, लिम्फ। तो यह भी जो सीएसएफ होता है स्टूडेंट्स, वो भी एकदम क्लियर एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है, एक तरह से लिम्फ लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सब्सटेंस इसमें देखने को मिलेंगे। पर इनका कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू प्लाज्मा बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। इतना अपने को नहीं याद रखना है, अपने को इतना याद रखना है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ट्रांसपेरेंट लिम्फ लाइक सब्सटेंस है, फ्लूइड है, ओके, जिसमें कि आयंस का अमाउंट, न्यूट्रिएंट का अमाउंट एज कंपेयर टू ब्लड ज्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट सीएसएफ में आपको इतना ये याद रखना है कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर तकरीबन 500 ml सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है 24 घंटे के अंदर। कितने सीएसएफ का फॉर्मेशन होगा 24 घंटे में? एक हेल्दी पर्सन के अंदर 500 ml सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। कौन बनाएगा? कोरोइड प्लेक्सिस बनाएंगे स्टूडेंट्स। और इसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? इसे एरेक्नोइडल विलाई इसको एब्जॉर्ब करेंगे। एट ए टाइम हमारे सीएनएस में कितना सीएसएफ देखने को मिलता है? 150 ml। तो एट ए टाइम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको कितना सीएसएफ देखने को मिलेगा? 150 ml सीएसएफ देखने को मिलेगा। हमारे ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होती हैं जिन्हें कि हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी जो कैविटी होती हैं उन्हें भी हम वेंट्रिकल बोलते हैं, तो उनके अंदर भी आपको सीएसएफ ही देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो सीएसएफ का फॉर्मेशन मेनली किसने किया? कोरॉइड प्लेक्सिस ने किया। ठीक है, उसके बाद सीएसएफ का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यह एक तरह से कुशन की तरह काम करता है, किसी तरह के शॉक से हमारे ब्रेन को बचाने का काम करता है। ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है, स्विम करते रहते हैं, तो बायोन्सी मिलेगा तभी तो ऐसा होगा ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे इलिमिनेट करता है, और जो भी हार्मोन हमारा ब्रेन सिक्रेट करता है तो उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम, और अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो सीएसएफ के थ्रू किया जाता है। इट बिकम क्लियर? तो ब्रेन और ब्लड आपस में कभी भी एक दूसरे के मिक्स नहीं होते हैं, इनके बीच में एक बैरियर होता है, और इस बैरियर को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर? तो ब्लड ब्रेन बैरियर फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। इट एक्ट एज फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल बैरियर। तो यह एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम करता है, और एक तरह का ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बैरियर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई पैथोजन नहीं आना चाहिए, आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो किसकी वजह से मेंटेन होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से ये सब कुछ मेंटेन होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि सपोज दैट कि एरेक्नोइडल वैली में कोई प्रॉब्लम आ गया। अब एरेक्नोइडल विलाई में कोई प्रॉब्लम आ गया, देखिए स्टूडेंट ये क्या है? हमारे एरेक्नोइडल विलाई जो क्या कर रहे हैं? सीएसएफ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सीएसएफ बना कौन रहा है स्टूडेंट्स? सीएसएफ बनाने का काम है किसका? हमारे कोरॉइड प्लेक्सिस का काम है। बाकी छोटे मोटे स्ट्रक्चर और भी बनाते हैं, पर मेनली कौन बना रहा है सीएसएफ को? कोरॉइड प्लेक्सिस बना रहे हैं। तो कोरॉइड प्लेक्सिस ने सीएसएफ को बनाया, और एरेक्नोइड प्लेक्सिस के थ्रू, सॉरी एरेक्नोइडल विलाई के थ्रू सीएसएफ एब्जॉर्ब हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पे कोई बैरियर आ गया, और यहाँ पर जो है सपोज दैट सीएसएफ एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो क्या होगा? सीएसएफ बनता जाएगा, या बनेगा ज्यादा, एब्जॉर्ब होगा कम। तो फिर क्या होना है? होगा ये कि सीएसएफ का अमाउंट बढ़ जाएगा, और छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब सीएसएफ का अमाउंट बढ़ेगा, सीएसएफ का अमाउंट बढ़ते बराबर क्या होगा कि ऊपर ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और ब्रेन हमारा स्वेल हो जाएगा, स्वॉलन ब्रेन हो जाएगा। बच्चा जो होगा वो कुछ एलियन की तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये जो बीमारी होती है, जो डिसीज होती है, इसे हम हाइड्रोसेफेलस के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? द enlargement of head, a pathological condition characterized by the abnormal accumulation of cerebrospinal fluid resulting the headache, vomiting, pain and stiffening of neck। ये समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना सामने एक पेशेंट, एक बच्चा दिख रहा है, ये किसका पेशेंट है? ये हाइड्रोसेफेलस का पेशेंट। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स? अब ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो देखो ह्यूमन ब्रेन जो है बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और मोटे तौर पर हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं हमारे ब्रेन के स्टूडेंट्स? पहला पार्ट है फोर ब्रेन, जिसमें आता है सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन करके 2 स्ट्रक्चर इसके अंदर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ब्रेन को क्या बोला था? सेफेलॉन के नाम से जाना था ना। तो इसमें जरा देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं। हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आएगा सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन, 2 स्ट्रक्चर आते हैं। 2 स्ट्रक्चर कौन कौन से थे अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के अंदर आएगा ऑप्टिक लोब एंड क्रूरा सेरिब्री। ये 2 स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हमारे इस मिड ब्रेन के अंदर आते हैं।
और ये वाला नीचे में इधर ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। मैमल्स में हिंड ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर आते हैं। कौन कौन से? पॉन्स, सेरिबेलम और हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। ये 3 स्ट्रक्चर हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं। ठीक है ना। हमारा जो ब्रेन होता है वो अंदर से सॉलिड नहीं है, अंदर से वो हॉलो है। हमारे ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होती हैं, इन कैविटीज को हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो आपको स्लाइटली ब्लू कलर के जो है होलो रीजन दिख रहे हैं, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे ब्रेन की कैविटी है। ब्रेन अंदर से होलो है, तो ये ब्रेन की अंदर की कैविटी इस तरह की है, और इन कैविटी को हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये देखिए फ्रॉग की यदि ब्रेन को लेकर बात करें ना, तो यहां पे आप देखो, ये यहां से लेकर यहां तक का क्या हो गया? फोर ब्रेन, बीच में क्या हो गया? मिड ब्रेन, और नीचे क्या हो गया? हिंड ब्रेन। और ये ब्लैक कलर से जो दिख रही ना, ये क्या दिख रही है? इसके अंदर की कैविटी दिख रही, जिन्हें क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल। ओके। अब ह्यूमन ब्रेन को देखो, यहां पर भी देखिए, ये हम मैमल का ब्रेन का एक डायग्राम है। ये ब्रेन के अंदर की कैविटी को रिप्रेजेंट किया गया है। जरा देखो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? सेरिब्रम दिख रहा है आपको? सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर कैविटी है। सेरिब्रम 2 है, राइट और लेफ्ट। इनमें जो कैविटी है, इन कैविटी को हम बोलेंगे लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे इसको? हम लेटरल वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। जैसे हम पैरासील के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आता है हमारा क्या? डायनसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन में 2 स्ट्रक्चर आए थे, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन में 2 स्ट्रक्चर आए थे, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। तो सेरिब्रम के अंदर की जो कैविटी है वो कौन सी हो गई? लेटरल वेंट्रिकल। और डायनसेफेलॉन के अंदर की कैविटी कौन सी हो गई? थर्ड वेंट्रिकल। जरा डायग्राम में देखिए, ये हमारा सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम के अंदर कौन सी कैविटी? 2 कैविटी है, एक तो ये, दूसरी ये। तो 2 कैविटी तो सेरिब्रम के अंदर आ गई। इन दोनों कैविटी को हम क्या बोलेंगे? लेटरल वेंट्रिकल के नाम से जानेंगे। दूसरा ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन सा है? डायनसेफेलॉन। उसमें जो कैविटी होगी इसे हम बोलेंगे थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील के नाम से जानेंगे। ये हमारा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में कोई कैविटी नहीं होती है। मिड ब्रेन में एक तरह की पासिंग है, बस एक कनेक्टिविटी है। और इस कनेक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इसे हम आइटर के नाम से जानते हैं, या इसे हम सेरिब्रल एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, ये हमारा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में ये जो पासिंग है जिसके थ्रू हमारी थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्टेड है, तो थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल की जो पासिंग है इसे हमने क्या बोला? एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, या फिर एक्विडक्ट, या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या फिर आइटर। ये फोर्थ वेंट्रिकल जो होती है वो हमारे हिंड ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, पॉन्स, इसमें प्रेजेंट होती है। तो टोटल ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल है? क्वेश्चन ये आता है, बताओ। देखो काउंट करो, है मेरे साथ आप भी काउंट कीजिए। 1 2 3 4। टोटल ब्रेन में कितनी कैविटी हो गई स्टूडेंट्स? 4 कैविटी हो गई। थ्योरेटिकल डिस्कशन देखेंगे अभी। 2 कैविटी कहां है? सेरिब्रम में। कौन कौन सी? फर्स्ट और सेकंड। कलेक्टिवली क्या बोला उनको? लेटरल वेंट्रिकल, या फिर उनको क्या बोला हमने? पैरासील के नाम से जाना। डायनसेफेलॉन वाले पोर्शन में थर्ड वेंट्रिकल है, जिसे हमने क्या बोला? डायोसील बोला। ठीक है। इनका जो कनेक्टिव है, जिसके थ्रू ये आपस में ये सब कनेक्टेड है, तीनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जिससे कनेक्टेड है, मिड ब्रेन में जो पासिंग है इसकी, उस पासिंग को हम क्या बोलेंगे? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या फिर आइटर के नाम से जानेंगे। और फोर्थ वेंट्रिकल कहां है? वो पॉन्स में है, सॉरी पॉन्स में नहीं है,
हमारे जो फोर्थ वेंट्रिकल कहां पर है, मेडुला ऑब्लांगेटा में, और यहां से आप देखेंगे यहां से डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैविटी माइग्रेट हो जाती है। तो समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। तो हमारे ब्रेन के अंदर 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती हैं, इनमें से 2 कहां हैं। तो अब ये सेंटेंस, ये पूरी लाइन आपको समझ में आ जाएगी। वेंट्रिकल्स के रिगार्डिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देयर आर 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटी लोकेटेड विद इन द ब्रेन। 4 कैविटी हैं, हमने देखा था। देयर आर 2 लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल देखा था। लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट थ्रू द हमारे ईट में फोरामेन ऑफ मोनरो विद द थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड द फोर्थ वेंट्रिकल बाय द सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर आइटर। ये क्लियर हो गया ना। तो स्टूडेंट देखिए हमारे ब्रेन की वेंट्रिकल्स, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक इधर एक उसके जस्ट पीछे की साइड में है, और ये क्या है थर्ड वेंट्रिकल, इनके बीच का एक कनेक्शन क्या बोलेंगे इसे, फोरामेन ऑफ मोनरो। लेटरल वेंट्रिकल कहां है, सेरिब्रम में। थर्ड वेंट्रिकल कहां है, डायंसेफेलॉन में। और ये फोर्थ वेंट्रिकल कहां है, ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो देखो थर्ड और फोर्थ के बीच की जो पासिंग है, इस पासिंग को हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आइटर, या इसे हम बोलेंगे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये जो पासिंग दिख रही है स्टूडेंट्स, इस पासिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या फिर इसे हम आइटर के नाम से जानते हैं, जो अभी डिस्कस किया था, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो फोर्थ क्या बोला इसे, इसको हमने एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर आइटर बोला था। और इसके बाद इधर ये स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती है। यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती हैं जहां से सीएसएफ बाहर जाता रहता है, मतलब कि किधर जाता है, सीएसएफ हमारा एरेक्नोइडल विलाई की तरफ के लिए जाता है। इन फोरामेन को किस नाम से जानते हैं, फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ निगेंडी। ठीक है। तो सीएसएफ सर्कुलेशन में देखिए, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू गया, फोरामेन ऑफ मोनरो को थ्रू सीएसएफ गया। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में किसके थ्रू, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू। फोर्थ वेंट्रिकल में क्या है, फोरामेन ऑफ निगेंडी एंड लस्का, जहां से बाहर आएगा, बाहर कहां आएगा, एरेक्नोइडल विली में जाएगा, वहां से ब्लड में चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है। सीएसएफ बनता कहां है, सीएसएफ बनता है हमारा कोरॉइड प्लेक्सिस में। तो जितना अभी तक हमने पढ़ाया उतना समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। देखिए ये हमारे गॉड का ब्रेन है, डिसेक्ट किया हुआ, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये वाला हिंड ब्रेन, ये हमारे गॉड का ब्रेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन, ये हमारे ह्यूमन का ब्रेन। तो ऊपर इतना फोर ब्रेन, बीच में छोटा सा मिड ब्रेन और नीचे हिंड ब्रेन। क्लियर, समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसका जो डिजाइन है वो कॉलीफ्लावर जैसा होता है। कॉलीफ्लावर में नीचे देखा होगा ना आपने, एक स्टाक रहता है, उसी तरह से ये हमारे ब्रेन का एक स्टाक है। और इस स्टाक को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। तो स्टाक में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए, पूरा का पूरा ये मिड ब्रेन आ गया स्टूडेंट्स। देखो ये वाला हो गया कौन सा, फोर ब्रेन, और ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के नीचे जितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये सब हिंड ब्रेन हो गया। तो फोर ब्रेन देखो, फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आएगा और ये डायंसेफेलॉन आएगा। ये दिख रहा है ना आपको स्काई कलर का, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है पूरा, और ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा रेड कलर का दिखा है,
ये क्या है हमारा डायनसेफेलॉन। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, फोरब्रेन। बीच में आपको ये क्या दिख रहा है, ये वॉयलेट कलर का, ये आपको दिख रहा है मिड ब्रेन। और उसके नीचे ये तीन स्ट्रक्चर हिंड ब्रेन के हैं। कौन कौन से हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये तीन स्ट्रक्चर किसके हैं, हिंड ब्रेन के। तो ब्रेन के डिवीजन कितने हो गए, तीन हो गए स्टूडेंट्स। कौन कौन से तीन हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इस तरह से तीन स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, तो जूलॉजी में ये तीन स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर है। फोर ब्रेन डायग्राम जरा देखिए, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। फोर ब्रेन क्लियर, दो स्ट्रक्चर हैं फोर ब्रेन में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन छोटा सा बेचारा, इसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। और नीचे देखिए, नीचे है हमारा पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। क्लियर, ये डिवीजन समझ में आ गया। अब हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे देखिए एक तरह से और क्लासिफिकेशन करते हैं। ये पूरा पूरा ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना स्काई कलर का, इसे बोलते हैं लार्ज ब्रेन, और इसको बोल देते हैं स्मॉल ब्रेन। ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, कौन सा, सेरिबेलम, इसे क्या बोल देते हैं, स्मॉल ब्रेन। और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, इसको क्या बोल देते हैं, लार्ज ब्रेन। और तीसरा ये वाला स्ट्रक्चर हो गया ये ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आ गया, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। इट बिकम क्लियर। तो ये समझ में आया आपको स्टूडेंट्स, ब्रेन। तो ब्रेन में देखिए पूरे के पूरे ब्रेन को हमने जूलॉजी में तीन पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को जूलॉजी में हम प्रोसेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन को मीसेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। फोर ब्रेन में दो स्ट्रक्चर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में तीन पार्ट होते हैं या दो पार्ट होते हैं आपके लेवल पर, एक तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मिड ब्रेन में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं छोटे छोटे, सेरिब्रल पेडंकल एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। हिंड ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर आते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना सफिशिएंट है, बाकी का डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आज इनिशियल पार्ट था ब्रेन का, इसलिए आपको थोड़ा सा हैवीनेस फील हुआ होगा। इसके बाद के जो लेक्चर हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना इनफ। थैंक यू।